नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एलोफीलिया। वी वर डिस्कसिंग द मेथड्स ऑफ साइकोलॉजी। अब हम नेक्स्ट मेथड डिस्कस करेंगे, दैट इज़ ऑब्जर्वेशनल मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है इट इन्वॉल्व्स द ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर, मतलब कि जैसा कि नाम ही सजेस्ट करता है, ये क्या इन्वॉल्व करता है, ये बिहेवियर की ऑब्जर्वेशन को इन्वॉल्व करता है। किसी इंडिविजुअल की बिहेवियर को जब हम ऑब्ज़र्व करते हैं, उसको स्टडी करते हैं, तो हम जब वो अपनी यूजुअल एक्टिविटीज़ कर रहा होता है, ठीक है, इधर लेबॉरेटरी कंडीशंस और इन द नेचुरल सेटिंग, उनकी बॉडीली एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशंस कहते हैं, उनका ब्रीदिंग स्टाइल कैसा है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें ऑब्ज़र्व की जाती है, स्टडी की जाती है और बाद में उनको एनालाइज भी किया जाता है, ठीक है। दे आर फर्दर इंटरप्रेटेड एज कंडीशंस एंड एक्सप्रेशंस ऑफ वेरियस मेंटल प्रोसेसेस। उनको बाद में कैसे इंटरप्रेट किया जाता है, कैसे बताया जाता है, कैसे दिखाया जाता है, कैसे एसोशिएट किया जाता है विद द वेरियस कंडीशंस और एक्सप्रेशंस जो हमारे मेंटल प्रोसेसेस के होते हैं, ताकि हम उनमें से जो है ना लॉस निकाल सकें कि एक इंडिविजुअल जो है वो एक किस तरीके का बिहेवियर फॉलो करता है एक पर्टिकुलर सिचुएशन में। सो ऑब्जर्वेशन मेथड जो है, इट इज़ डिस्क्राइब्ड एज अ मेथड टू ऑब्जर्व एंड डिस्क्राइब द बिहेवियर ऑफ अ सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट जिसको आप पढ़ रहे हो, सब्जेक्ट क्या है, जिसको आप स्टडी कर रहे हो, जिसके बिहेवियर को आप स्टडी कर रहे हो, उसको ऑब्जर्व और डिस्क्राइब करने में जो है मदद करता है। दैट इज़ व्हाट ऑब्जर्वेशन मेथड। एज द नेम सजेस्ट, इट इज़ अ वे ऑफ कलेक्टिंग रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन। जैसा कि नाम ही बताता है कि हम ये क्या है, ये एक तरीका है, एक ऐसा तरीका है जिससे कि हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, वो भी कैसे रेलेवेंट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन और डेटा, ठीक है। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन, रेलेवेंट डेटा हम लोग जो है वो निकालते हैं, कलेक्ट करते हैं ऑब्जर्व करके, स्टडी करके। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज पार्टिसिपेटरी study because the researcher has to establish a link with the respondent, and for this he has to immerse himself in the same setting as theirs, ठीक है। इसको हम लोग पार्टिसिपेटरी स्टडी भी कहते हैं, क्योंकि जिसने इसको स्टडी करना है, जो भी रिसर्चर है, जो भी इसको स्टडी कर रहा है, ठीक है, उसको अपने सब्जेक्ट के साथ, अपने रिस्पोंडेंट के साथ एक रैप को इस्टेब्लिश करना पड़ता है, एक लिंक इस्टेब्लिश करना पड़ता है, और इसके लिए उसे जो है उसकी सेटिंग्स में ढलना पड़ता है, ठीक है। बोलते हैं ना, अपना पैर जो है किसी दूसरे के जूते में फिट करना, तो ये वही बात है। ओनली देन कैन बी यूज ऑब्जर्वेशन मेथड टू रिकॉर्ड एंड टेक ऑब्जर्वेशंस। उसी से जो है क्या होगा, हम लोग इस मेथड को अच्छे से अप्लाई कर सकेंगे, ठीक है, हम रिकॉर्ड कर सकेंगे, नोट्स ले सकेंगे। ऑब्जर्वेशन मेथड जो है उन केसेस में यूज़ होता है जहाँ पे आप कोई एरर अवॉइड करना चाहते हो, ठीक है। हो सकता है वो एरर किसी बायस की वजह से हो रही हो, या इंटरप्रिटेशन प्रोसेस है, ठीक है। इट इज़ अ वे टू ऑब्टेन ऑब्जेक्टिव डेटा बाय वाचिंग अ पार्टिसिपेंट एंड रिकॉर्डिंग इट फॉर एनालिसिस एट अ लेटर स्टेज। तो इसमें हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव डेटा जो है उसको ऑब्टेन करते हैं बाय वॉचिंग अ पार्टिसिपेंट, ठीक है। एक पार्टिसिपेंट को, जिस सब्जेक्ट को हम स्टडी कर रहे हैं, उसको वॉच करते हैं बड़े ध्यान से, और उसके बाद जो है उसको रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में एनालाइज भी किया जाता है इसको, ठीक है, इसकी एनालिसिस की जाती है। छोटी सी एग्जांपल देके समझाएंगे कि जो एक रिसर्चर है कैन यूज़ ऑब्जर्वेशन मेथड। मॉन्टेसरी स्कूल में वो ऑब्जर्वेशन मेथड यूज़ कर सकता है बच्चों के बिहेवियर को पढ़ने के लिए। लाइक क्या बच्चे अपने टिफ़िन शेयर करने में कंफर्टेबल फील करते हैं, ठीक है। तो ये एक अच्छा टॉपिक है, गुड स्टडी है एक रिसर्चर के लिए। इस एग्जांपल में रिसर्चर जो है ऑब्जर्व भी करेगा और रिकॉर्ड भी करेगा डिटेल्स को ऑब्जेक्टिवली आपको मैंने पहले भी समझाया है एक वीडियो में कि ऑब्जेक्टिवली कहने का मतलब है विदाउट एनी बायस। उसमें उसका अपना पर्सनल कोई भी क्या बोलते हैं, व्यू नहीं आना चाहिए, ठीक है, अपनी पर्सनल राय नहीं उसकी कोई आनी चाहिए, ठीक है। तो उसके बाद हम अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन मेथड। हम लोग मेजर 2 टाइप्स की बात करेंगे, कंट्रोल्ड मेथड, उसको एक्सपेरिमेंटल मेथड भी बोलते हैं, और अनकंट्रोल्ड मेथड, उसको नेचुरलिस्टिक मेथड भी बोलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन की। कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन मेथड में क्या है, ये एक क्लोज स्पेस में कैरी आउट किया जाता है। इसको कहाँ किया जाता है, एक क्लोज्ड स्पेस में, ठीक है, within 4 walls. रिसर्चर विल डिसाइड द प्लेस, रिसर्चर ही प्लेस डिसाइड करेगा, टाइम डिसाइड करेगा, और कब ये ऑब्जर्वेशन होना है, ये सब की सब चीज़ें कौन डिसाइड करेगा, रिसर्चर। और पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो वेरिएबल ग्रुप से रैंडमली उठाए जाते हैं इसमें,
रिसर्चर जो है ऑब्जर्व्स एंड रिकॉर्ड्स अ डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा ऑफ बिहेवियर। तो रिसर्चर जो है उसके बाद क्या करता है, ऑब्जर्व करता है और रिकॉर्ड करता है डेटा ऑफ बिहेवियर को डिटेल में, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डेटा को जो है और डिटेल्ड एंड डिस्क्रिप्टिव डेटा ऑफ बिहेवियर उसको ऑब्जर्व भी करता है और रिकॉर्ड भी करता है और इसको डिवाइड करता है फिर बाद में अलग अलग कैटेगरीज़ में। और जो कलेक्टेड डेटा है उसको बाद में जब हमने अलग कैटेगरीज़ में डिवाइड कर दिया उसको फिर स्टैट्स में कन्वर्ट किया जाता है। जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनको ये प्रायर बताना पड़ता है कि जो रिसर्चर है वो उनको स्टडी करने वाला है, ठीक है, और उनकी एम का रिसर्च क्या है। तो ये जो प्रोसेस है जिसमें पार्टिसिपेंट्स को प्रायर बता दिया जाता है, पहले ही बता दिया जाता है कि रिसर्चर की रिसर्च का क्या एम है, इसको ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे दूसरे मेथड की, दैट इज़ नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड। इट इन्वॉल्व्स सब्जेक्ट्स इन द नेचुरल इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, सब्जेक्ट को उनके नेचुरल इन्वायरमेंट में ही पढ़ता है, जिसमें भी वो हैं उनको कोई 4 वॉल्स में नहीं पढ़ा जाता, जहाँ हैं जैसे हैं वैसे ही इनको पढ़ा जाता है और रिसर्चर को बड़ा केयरफुल रहना पड़ता है, ठीक है। और ऑब्जर्व बिहेवियर जो है नेचुरल सेटिंग में विदाउट एनी कोई इंटरफेरेंस नहीं की जाती, उसमें इसको पढ़ा जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है और रिकॉर्ड किया जाता है। और ऑब्जर्वर जो है वो इस इफेक्ट या मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन को एक्ट एज ए पैसिव रिकॉर्डर ऑफ व्हाट अकर्स। तो वो पैसिवली इस सब चीज़ों को रिकॉर्ड करता है अपनी प्रेजेंस को विदाउट शोइंग दैट कि मैं भी हूँ यहाँ। द इवेंट्स विटनेस्ड आर दोज दैट अकर नेचुरली। वो इवेंट्स जो है वो नेचुरली जो हो रहे होते हैं उनको विटनेस किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है, स्टडी किया जाता है और उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की जाती, कोई मैनिपुलेशन नहीं की जाती, ठीक है। और फॉर एग्ज़ाम्पल कि हाउ टू ऑब्जर्व हाउ मंकीज़ बिहेव आउटसाइड टेम्पल्स। मंकीज़ टेम्पल के बाहर कैसे बिहेव करते हैं, तो दे आर यूजुअली इन स्मॉलर ग्रुप सेटिंग एट अ हाई पॉइंट्स, ठीक है। कैसे बैठे होते हैं, वो ऊंचे ऊंचे पॉइंट्स पे बैठे होते हैं और वो अटैक करते हैं, स्नैच कर लेते हैं फूड फ्रॉम द पीपल। दिस इज़ द बिहेवियर आउटसाइड द टेम्पल। Here observer simply goes to the place with a definite question or a set of questions in his mind to find out their answers by a careful observation of a prevalent condition. Already जो condition है वो पहले से एक set of questions को अपने mind में लेके जाता है और carefully observe करके जो है उन prevalent conditions से उन answers को retrieve करने की कोशिश करता है। उसका कोई control नहीं होता, जो भी हो रहा होता है उसका कोई कंट्रोल नहीं है और उसको सब्जेक्ट से कोई कॉपरेशन भी नहीं मिलता। जैसे हमने अभी पढ़ा ना ऊपर, कंट्रोल्ड कंडीशंस में कॉपरेशन होता है, उनको बताया जाता है तो कॉपरेट करते हैं वो। तो यहाँ कोई कॉपरेशन नहीं मिलता, मंकीज़ थोड़ा ना कॉपरेट करेंगे रिसर्चर के साथ आके। इट कुड बी प्रीलिमिनरी प्रिपरेशन फॉर द एक्सपेरिमेंट। और इसमें जो है पहले से सारी तैयारी करनी पड़ती है, अपने माइंड उस तरीके से सेट करना पड़ता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे स्टेप्स ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें 4 स्टेप्स हैं जो जनरली कोई भी ऑब्जर्वेशन करते समय जो है फॉलो किए जाते हैं। सबसे पहले ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर होता है, उसके बाद रिकॉर्डिंग ऑफ द बिहेवियर ऑब्जर्व्ड, फिर होता है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द बिहेवियर और उसके बाद होता है जर्नलाइजेशन, ठीक है। सबसे पहले बिहेवियर को ऑब्जर्व किया जाता है। एग्जाम्पल देंगे एक छोटी सी, टू ऑब्जर्व सोशल बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन व्हेन दे प्ले, कि जब बच्चे खेल रहे हैं उनका उस समय सोशल बिहेवियर कैसा है, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्डिंग की जाती है बिहेवियर की, जो भी बिहेवियर ऑब्जर्व किया जा रहा है उसको रिकॉर्ड किया जाता है। मिनिमम टाइम शुड बी अलाउड टू पास बिटवीन हैपनिंग एंड द रिकॉर्डिंग। और ये इतना कम होना चाहिए कि जितना आप रिकॉर्ड कर रहे हो, जो चीज़ आपने देखी है वो आप इंस्टेंटली रिकॉर्ड करो। इट विल मेक द ऑब्जर्वेशन मोर ऑब्जेक्टिव। इससे ऑब्जर्वेशन जो है वो ज़्यादा अच्छी बनेगी, ठीक है, आपकी एक्यूरेट रहेगी। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ बिहेवियर। इसमें क्या होता है कि जो भी ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड हुई है, नोट हुई है, उसको एनालाइज़ किया जाता है विदाउट एनी बायस, ठीक है, और साइंटिफिकली उसको एनालाइज़ किया जाता है। फिर जो भी आपने एनालिसिस की है उसके बेस पे जनरलाइजेशन होती है, ठीक है। डेटा को इंटरप्रेट किया जाता है, जो भी आपने डाटा कलेक्ट किया उसको इंटरप्रेट किया जाता है और उसमें से जर्नलाइजेशन की जाती है। लाइक सोशल डेवलपमेंट एंड बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन। सोशल डेवलपमेंट और बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन दोनों आपस में कैसे इंटर रिलेटेड हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एक अच्छी ऑब्जर्वेशन के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। एक अच्छी ऑब्जर्वेशन स्पेसिफिक होती है, सिस्टमैटिक होती है, प्लान्ड होती है, साइंटिफिक होती है, रिलायबल होती है, क्वालिटेटिव होती है और साइंटिफिक होती है। ये एक अच्छी ऑब्जर्वेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्पेसिफिक मतलब कि कोई भी स्पेसिफिक होना चाहिए, जैसे कि हमने पढ़ा कि सोशल बिहेवियर जो है बच्चों का खेलते समय कैसा है।
फिर सिस्टमेटिक और प्लान्ड होनी चाहिए। तो ये हमारे दिमाग में पहले से प्लानिंग होनी चाहिए कि जी हमने बच्चे खेल रहे हैं तो हमने अपनी ऑब्जर्वेशन कैसे नोट डाउन करनी है, उसकी प्लानिंग पहले से होनी चाहिए। और ये साइंटिफिक होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। जो भी आप अपना टॉपिक स्टडी का उठाते हो वो साइंटिफिक होना चाहिए और रिलायबल होना चाहिए। रिलायबल कहने का मतलब है कि जब भी आपने कोई एनालिसिस की, उसकी जो आपने इंटरप्रिटेशन निकाली, उससे जो जनरलाइजेशन निकाली, वो रिलायबल होनी चाहिए। मतलब आप उसको बार बार अगर करते हो तो आपको सेम आउटपुट मिलना चाहिए। क्वालिटेटिव होनी चाहिए, नो डाउट क्वालिटी तो अच्छी होनी ही चाहिए। साइंटिफिक आपको अभी भी समझा रही है, साइंटिफिक भी होनी चाहिए। अब मेरिट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन के मेरिट्स क्या हैं, कि क्या बेनिफिट्स हैं इसके ऑब्जर्वेशन मेथड के। ये इकोनॉमिकल है, नेचुरल है और फ्लेक्सिबल भी है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव है, साइंटिफिक है, रिलायबल भी है, वैलिड भी है। बिहेवियर ऑफ चिल्ड्रन एब्नॉर्मल एंड एनिमल्स कैन ऑल्सो बी स्टडीड। जैसा कि हमने उसमें पढ़ा था, इंट्रोस्पेक्शन मेथड से हम लोग नहीं पढ़ सकते थे बच्चों का बिहेवियर या एब्नॉर्मल लोगों का बिहेवियर या एनिमल्स का, लेकिन ऑब्जर्वेशन मेथड से हम ये चीज़ें स्टडी कर सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है। इट इज़ यूज्ड इन पब्लिक ओपिनियन सर्वेज, लाइक पब्लिक का कैसा ओपिनियन रहता है उन सर्वेज में इसको यूज़ किया जाता है। ये होते हैं ना हमके जो ये पोल शोल की जो निकालते हैं लोग, एग्जिट पोल हो रहा है जी, ये उसी की एक एग्जांपल है। तो एडवर्टीजमेंट, सोशल प्रॉब्लम्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से सब के सब इसके अंडर स्टडी किया जाता है। एंथ्रोपोलॉजिस्ट, सोशियोलॉजिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट, इंडस्ट्रियल एंड चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ऑल्सो मेक यूज़ ऑफ दिस मेथड। ये सब के सब भी इस मेथड का यूज़ करते हैं। अब मेथड है तो और मेथड्स भी हैं, तो इसकी लिमिटेशंस भी होंगी। किसी चीज़ के अगर फ़ायदे हैं तो उसके नुकसान भी हैं। तो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन मेथड जो है कैन बी प्रूव्ड यूज़फुल ओनली बाय कलेक्टिंग डेटा एंड ऑब्जर्विंग ऑफ एन इंडिविजुअल। कब यूज़फुल प्रूव होगा? जब हम डेटा कलेक्ट करेंगे और एक इंडिविजुअल के बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे, केयरफुली ऑब्जर्व करेंगे। ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर अस टू नो वॉट इज़ हैपनिंग इन द माइंड्स ऑफ द अदर्स। हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं है इस चीज़ को पढ़ना कि दूसरों के दिमाग में क्या चल रहा है। वी कैन ओनली ऑब्जर्व थ्रू एक्सटर्नल बिहेवियर। हम उनके सिर्फ एक्सटर्नल बिहेवियर को ही स्टडी करते हैं। इट लैक्स रिपीटेबिलिटी एज ईच नेचुरल सिचुएशन कैन अकर ओनली वंस। इसमें रिपीटेबिलिटी नहीं हो सकती कि आप बार बार रिपीट करोगे, नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी नेचुरल सिचुएशन, कोई भी नेचुरल रिस्पॉन्स हमेशा एक बार आएगा, बार बार नहीं आएगा। ठीक है, इट कांट एस्टेब्लिश अ प्रॉपर कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप। ये एक प्रॉपर कॉज इफ़ेक्ट रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश नहीं कर सकता है। लाइक पॉवर्टी और डेलिक्वेंसी में क्या कॉज और इफ़ेक्ट रिलेशनशिप है ये नहीं बता सकता है। ठीक है, रिएक्टिविटी जो इन्फ्लुएंस है दैट एन ऑब्जर्वर हैज़ ऑन द बिहेवियर अंडर ऑब्जर्वेशन इज रेफर्स टू एज रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी होता क्या है? वो इन्फ्लुएंस जो ऑब्जर्वर का रहता है बिहेवियर पर, ठीक है, अंडर ऑब्जर्वेशन, उसको आप रिएक्टिविटी कहते हैं। एग्जाम्पल्स लाइक measures of arousal such as heart rate may show changes simply as a function of an observer being present। हो सकता है कि कभी लाइक हमारा मेजर्स अराउजल में लाइक हार्ट रेट जो है किसी की प्रेजेंस से ही बढ़ जाए। लाइक हम किसी इंटरव्यू में जाते हैं ना, तो वहाँ पे जो पैनलिस्ट है उनको देख के हमारा हार्ट रेट तेज हो जाता है, तो ये रिएक्टिविटी है। ठीक है, ऑब्जर्वर्स बायस, जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका अपना पर्सनल बायस भी आ सकता है। हो सकता है कि उसको कोई एक्सपेक्टेशन हो कि हाँ जी यही रिजल्ट आना चाहिए, वैसा नहीं आ रहा हो या कुछ ऐसा हो। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, देयर इज़ डिफ़िकल्टी इन ऑब्जर्विंग पर्सनल प्रॉब्लम्स, अनकॉन्शियस बिहेवियर, इंटरनल बिहेवियर। ये चीज़ें हम इससे नहीं पढ़ सकते हैं। पर्सनल प्रॉब्लम्स को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, अनकॉन्शियस बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता, इंटरनल बिहेवियर को ऑब्जर्व नहीं किया जा सकता है। उसके बाद है सब्जेक्टिविटी फैक्टर्स। ठीक है, हिज या इंटरेस्ट, वैल्यूज़, ये सब चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। ये भी ऑब्जर्वेशन के रिजल्ट्स को अफेक्ट करती हैं। ठीक है, किसी का पर्सनल इंटरेस्ट कैसा है, वैल्यूज़ कैसी हैं, ये सब चीज़ें जो है इसमें आ जाती हैं। तो ये सब की सब क्या हैं? लिमिटेशन ऑब्जर्वेशन मेथड की। तो ये सब